नमस्कार दोस्तों, डी के विद जी के द बिहार स्पेशलिस्ट में आपका फिर से स्वागत है। साइंस सीरीज का ये वीडियो नंबर 12 है, क्योंकि इसके बीच जो है आपका बिहार स्पेशल आ रहा था, तो साइंस सीरीज का वीडियो आपका रुका हुआ था। तो ये दोनों आपका जो है आते रहेंगे लगातार, तो आप वीडियो को देखते रहें। अब एक्सप्लेनेशन कैसा लग रहा है आपको, तो उस पर भी आप कमेंट करते रहें, और क्या क्या इसमें और इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है तो आप कमेंट करके बताते रहिए। वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ जो लोग तैयारी कर रहे हैं बिहार से या कोई भी अदर स्टेट का एग्ज़ाम या फिर सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम जिसमें साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये सारा क्वेश्चन जो है आपके लिए रेलेवेंट होंगे। तो आप वीडियो को देखते रहिए। आज हम लोग फिर जो है 30+ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो आज हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, तो पहला क्वेश्चन है आपका कि कार का एक पहिया जो सड़क पर चल रहा है। तो इसमें देखिए, ये फ्रिक्शन से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है। इसमें जो है जो टाइप ऑफ फ्रिक्शन होता है, जैसे कि आपका स्टैटिक फ्रिक्शन यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन और आपका गतिज फ्रिक्शन, तो ये तीनों के बारे में बताना है कि इसका सीक्वेंस क्या होगा। मतलब सबसे ज़्यादा कौन सा फ्रिक्शन लगता है, उसके बाद कौन सा फ्रिक्शन लगता है, और सबसे कम कौन सा फ्रिक्शन लगता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। इससे रिलेटेड क्या क्या हम डिस्कस, स्थैतिक फ्रिक्शन का मतलब होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, गतिज फ्रिक्शन का मतलब होता है काइनेटिक फ्रिक्शन, और रोलिंग घर्षण का मतलब होता है रोलिंग फ्रिक्शन। इसमें हम लोग क्या देख सकते हैं कि ये सबसे ज़्यादा लगता है, और वही रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है कि ये आपका सबसे कम लगता है। तो ये जो आपका चक्का होता है, तो इसमें जो कांटेक्ट होता है सरफेस और ऑब्जेक्ट के बीच में, वो बहुत कम होता है, जिसके कारण रोलिंग फ्रिक्शन में जो है आपका फ्रिक्शन कम लगता है। वही अगर हम बात करेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन में, तो यहाँ दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे पे पड़े होते हैं, जैसे कि कोई बॉक्स है और ये सरफेस पे रखा हुआ है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा सरफेस जो है आपका इसके साथ शेयर कर रहा है, इसके कारण आपका होता है कि स्थैतिक फ्रिक्शन जो है सबसे ज़्यादा, स्थैतिक फ्रिक्शन सबसे ज़्यादा लगता है। और इससे रिलेटेड और फैक्ट्स क्या डिस्कस कर सकते हैं, तो फ्रिक्शन का फार्मूला क्या होता है, तो इसका होता है म्यू एन, ठीक है। म्यू क्या होता है, तो म्यू होता है आपका फ्रिक्शन कॉफिशिएंट्स। तो जिस ऑफ सरफेस का म्यू ज़्यादा होता है तो आपका फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा लगता है, और जिस ऑब्जेक्ट सरफेस का म्यू कम होता है तो उस पर फ्रिक्शन फोर्स आपका जो है कम लगता है। इससे रिलेटेड और क्या देख सकते हैं, तो ये देख सकते हैं, और क्या था, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि ध्वनि की गति और माध्यम का घनत्व, ये इसको पी नहीं रो पढ़ते हैं, रो के माध्यम यह संबंध है, मतलब कि ध्वनि और डेंसिटी ऑफ द मीडियम दोनों के बीच कौन सा रिलेशन होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। यानी कि जो वेलोसिटी होता है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, रो के, ठीक है। वही अगर हम बात करेंगे कि ध्वनि का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो वो होता है आपका मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब वही अगर डेंसिटी का बात करेंगे, तो डेंसिटी क्या होता है, तो ये होता है आपका मास बाई वॉल्यूम, ठीक है। और इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, तो केजी पर मीटर स्क्वायर, यानी 1 kg मतलब एक मीटर स्क्वायर क्यूब में, 1 मीटर क्यूब में जो है आपका कितना मास जो है ऑक्युपाई किया गया है, वही आपका डेंसिटी होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि बैगनी प्रकाश का प्रास क्या है, तो इसका प्रास क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि 380 से लेके 445 नैनो मीटर। ये आपका क्या है, वेवलेंथ का रेंज है। वेवलेंथ को क्या कहते हैं, तरंग दैर्ध्य। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, तो इसका ऐसा यूनिट जो होता है ये आर्मस्ट्रांग में जो है इसको मेजर करते हैं। वही अगर हम बात करेंगे कि दृष्टिमान प्रकाश का क्या रेंज होता है, तो दृष्टिमान प्रकाश का रेंज होता है आपका 750 नैनोमीटर से 380 नैनोमीटर, ठीक है। वेवलेंथ क्या होता है, तो जब वेव चलता है आपका, तो एक आपका ट्रफ एक क्रस्ट होता है, तो ये जो दो
ट्रफ के बीच का दूरी होता है या फिर दो क्रस्ट के बीच का दूरी जो होता है, यही आपका जो है वेवलेंथ होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक रोगी के शरीर के अंदर देखने के लिए क्या उपयोग किया जाता है। तो एक रोगी के शरीर के अंदर देखने के लिए आपका जो है प्रकाश तंतु उपयोग किया जाता है। और प्रकाश तंतु क्या होता है, इसको ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं। ऑप्टिकल फाइबर होता है। और ये प्रकाश के किस जो है फेनोमेना पे काम करता है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसको कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, और इससे रिलेटेड हम लोग क्या देख सकते हैं, तो ये देख सकते हैं कि अवतल लेंस जो है निकट दृष्टि दोष में उपयोग किया जाता है। और वही अगर आपका उत्तल लेंस का बात करेंगे तो ये आपका दूर दृष्टि दोष में जो है यूज़ किया जाता है। तो ये सभी क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जा सकते हैं। आज आवाज़ धीरे इसलिए आ रहा है कि मेरा तबीयत जो है आपका 2 दिन से ख़राब है, तो आप जो है इसको मैनेज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है कि दो बिंदुओं के आवेश के मध्य F और उसके मध्य की दूरी के बीच क्या संबंध होता है। तो ये पूछ रहा है कि दो चार्ज जो है Q1 और Q2 के बीच जो फोर्स लगेगा वो दूरी से कैसे मतलब संबंधित होता है। तो इसका एक फार्मूला होता है कि F = K Q1 Q2 बाई R²। तो आप देख सकते हैं फार्मूला में कि ये इन्वर्सली जो है प्रोपोर्शनल है, मतलब जैसे जैसे दूरी बढ़ाएंगे तो वैसे वैसे आपका दोनों चार्ज के बीच जो है बल जो है वो घट जाएगा। और कितना घटेगा, तो स्क्वायर के रूप में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एक लौह चुंबकीय पदार्थ के लिए उसकी चुंबकीय सुग्राहता के लिए यह सत्य है। तो सुग्राहता इसका क्या होता है, तो वो अधिक होता है। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं फेरोमैग्नेट। ठीक है, फेरोमैग्नेटिक ठीक है, तो और ये आपका पॉजिटिव होता है, यानी कि ये ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। इससे रिलेटेड कौन कौन से ऑब्जेक्ट है, तो आपका जो है आयरन हो जाता है, यानी कि फेरस। ठीक है, कोबाल्ट, निकेल, ये आपके जो है फेरोमैग्नेटिक ऑब्जेक्ट हैं, यानी एलिमेंट है। ठीक है, ये जो है चुंबकीय सुग्राहता, तो फेरोमैग्नेटिक यानी कि लौह चुंबकीय का हमेशा 1 से ज़्यादा होता है। ठीक है, 1 से आपका ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 7 में पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है जब प्रकाश दूसरे माध्यम के अंदर जाता है तो दूसरे माध्यम के अंदर जाता है तो क्या होता है। तो इस पर हम लोग देखेंगे, पहले इसका आंसर देख लेते हैं कि उसकी गति नहीं बदलती है, उसकी आवृत्ति में परिवर्तन नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, उसके आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं होता है। लेकिन किस में चेंज हो जाता है, तो उसके वेलोसिटी में और उसके वेवलेंथ में। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि वेलोसिटी और वेवलेंथ ये आपका चेंज होता है, और वही फ्रीक्वेंसी का बात करेंगे तो ये आपका चेंज नहीं होता है। फिर से इस पर और क्या डिस्कस कर सकते हैं, तो कोई ये जो है मान लीजिए आपका विरल है, यानी कि रेयरर माध्यम है, और ये आपका डेंसर माध्यम है। तो इसको हिंदी में कहते हैं विरल और इसको कहते हैं सघन। तो कोई लाइट जो है विरल से सघन की ओर बढ़ती है तो वो नॉर्मल की ओर झुकती है। ठीक है, ये इसका उल्टा हो जाता है कि जब सघन से जब विरल की ओर जाती है तो नॉर्मल से आपका दूर भागती है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखेंगे। इससे रिलेटेड एक फार्मूला आता है, रूल है स्नेल लॉ। ठीक है, स्नेल लॉ कहता है कि साइन आई बाई साइन आर। आई होता है एंगल ऑफ इंसिडेंट और आर होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि सेल्सियस पैमाने में 5 फ़ारेनहाइट बराबर है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो ये केवल 15 नहीं होगा, ये आपका -15 जो है हो जाएगा। इसका फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला होता है F - 32/9 = C/5। ठीक है,
एफ क्या होता है, ये आपका फ़ारेनहाइट होता है, -32 है। सी है आपका सेल्सियस, ये नीचे 9 है और ये नीचे 5 है। ये इक्वेशन आप हमेशा ध्यान रखेंगे तो आपका क्वेश्चन जो है बन जाएगा। आप इसको इस फार्मूला का यूज़ करके इसको सॉल्व करके देखिए 15 आ रहा है आपका, और कमेंट करके बता सकते हैं कि हाँ या ना। क्वेश्चन नंबर 9 है कि बोला सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है। सापेक्ष आर्द्रता क्या होती है, तो सापेक्ष आर्द्रता को अगर हिंदी में कहेंगे तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी। क्योंकि देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों के बच्चे हैं, तो मेरा प्रयास रहेगा कि दोनों लोग जो है इस वीडियो को देखें ताकि दोनों लोगों को फ़ायदा हो। लैंग्वेज का जो है कोई बाधा ना रहे, क्योंकि आजकल लैंग्वेज वॉर जो है चल रहा है भारत में। हर कोई जो है अपने भाषा को जो है श्रेष्ठ मानने पे पड़ा हुआ है। लेकिन माध्यम लैंग्वेज क्या होता है, तो लैंग्वेज जो सिंपल है, एक माध्यम होता है जिससे दो लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकें। ठीक है, तो इसलिए लैंग्वेज के लिए लड़ना ज़रूरी नहीं है। अगर आप किसी भाषा को सिखाना चाहते हैं तो उसको प्यार से सिखाइए। मार पीट के तो आदमी सीख नहीं पाएगा कभी भी, कोई भाषा हो, भाषा हिंदी हो, मराठी हो, तेलुगु हो, तमिल हो। चलिए भाषा से आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, हाइग्रोमीटर। ठीक है वही, अगर हम हाइड्रोमीटर का बात करेंगे तो ये रिलेटिव डेंसिटी को नापता है। ठीक है, सॉरी रिलेटिव नहीं, स्पेसिफिक डेंसिटी। ये जो है आपका स्पेसिफिक मतलब विशिष्ट गुरुत्व, इसको मापता है। वही अगर लैक्टोमीटर का बात करेंगे तो लैक्टोमीटर जो है दूध से दूध की शुद्धता को मापा जाता है। वही पोटेंशियोमीटर का बात करेंगे तो इसे वोल्टेज को मापा जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि किस प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बैंगनी। इसको याद कैसे रखेंगे, तो एक फार्मूला आता है कि विव गियोर। ठीक है, तो अगर हम लोग तरंग दैर्घ्य का बात करेंगे सबसे कम किसका होता है, तो सबसे कम इसका होता है, उसके बाद इसका, उसके बाद इसका, उसके बाद इसका, और सबसे ज़्यादा किसका होता है, तो रेड का। तो आप ये फार्मूला याद करके जो है इसको याद कर सकते हो। यही अगर फ्रीक्वेंसी का बात करेंगे तो फ्रीक्वेंसी के केस में ये उल्टा हो जाता है, यानी कि सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसका होगा, वॉयलेट का, और सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसका होगा, तो आपका रेड का। तो ये सीक्वेंस जो है आप याद करके रखेंगे। अगर वेवलेंथ पूछा जाए यानी तरंग दैर्घ्य पूछा जाए तो आप इधर से इधर जाएंगे, यानी ये असेंडिंग ऑर्डर में है कि पहले सबसे कम इसका, उसके बाद इसका, इसके बाद इसका, और सबसे ज़्यादा रेड का। वही अगर फ्रीक्वेंसी के बारे में मतलब आवृत्ति के बारे में अगर बात करेंगे तो ये आपका उल्टा हो जाता है, सबसे ज़्यादा किसका होता है, वॉयलेट का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि प्रकाश वर्ष इसकी इकाई है। तो प्रकाश, ये देखिए ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसको आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि ये दूरी की इकाई है। क्योंकि प्रकाश वर्ष जैसे आ जाता है तो लोगों को लगता है कि ये दूरी की नहीं, समय की इकाई है। ठीक है, लाइट ईयर। तो ये आपका समय का इकाई नहीं बल्कि ये डिस्टेंस का जो है यूनिट है। एक प्रकाश वर्ष में कितना होता है, तो क्वेश्चन जो है ये भी पूछा जा सकता है, 9.641 इंटू 10⁻15 मीटर। एक क्वेश्चन तो ये आपका बन गया। दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है कि जो पारसेक होता है, ठीक है, जो पारसेक होता है ये सबसे बड़ा यूनिट होता है डिस्टेंस का, और ये आपका होता है 3.262 लाइट ईयर। तो ये दोनों के बीच जो है रिलेशन पूछा जा सकता है, तो इस दोनों को आप जो है याद रखेंगे। ठीक है, वही आप बता सकेंगे प्रकाश तीव्रता को जो है, प्रकाश तीव्रता का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो ये कैंडेला होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक धातु के फॉस्फेट का सूत्र जो है M या H नहीं होगा, केवल M हो। एक मिनट, यहाँ H नहीं होगा, आपका MPO4 है। तो इसके क्लोराइड का सूत्र क्या होगा, तो देखिए PO4-2 होता है, तभी जाके ये आपका फार्मूला बना है। तो अगर क्लोरीन के साथ इसका रिएक्शन कराएंगे
क्लोरीन के साथ इसका रिएक्शन कराएंगे तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 MCl2। ठीक है, यानी कि क्लोरीन का आपका होता है L-1 और वही अगर ऑब्जेक्ट का बात करेंगे तो +2। ठीक है, दोनों को एक साथ मिलाते हैं तो MlCl2। आगे बढ़ते हैं। ये आपके जो है केमिस्ट्री के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि Sp संकरित कार्बन है तो Sp संकरित कार्बन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि CH डबल बॉन्ड CH। ठीक है, इससे रिलेटेड हम क्या याद कर सकते हैं जो कि एग्जाम में पूछा जाता है बार बार। तो देखिए, जो हाइड्रोकार्बन है उसमें जो है पूछा जाता है कि इथेन क्या होता है और इसका फार्मूला। तो इसका फार्मूला होता है CnH2n+2। ठीक है, वही अगर हम बात करेंगे कि उसके बाद आता है इथेन के बाद इथीन आता है। इसमें से ये जो है आपका जो +2 है वो हट जाता है, यानी कि Cn और H2n। वही उसके बाद आता है इथाइन। इथाइन जो है आपका आता है तो इसका फार्मूला होता है, इसका फार्मूला आपका हो जाता है CnH2n-2। ये जो है आपका इथेन और इथाइन जो है इसमें डबल बॉन्ड होता है, और वही अगर इथेन का बात करेंगे तो इसमें आपका सिंगल बॉन्ड होता है। तो जो पहला वाला है उसमें सिंगल बॉन्ड होता है, बाकी सब में जो है आपका डबल बॉन्ड होता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि H बम मतलब हाइड्रोजन बम इस पर आधारित होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 नाभिकीय संलयन। H+H मिल के जो है हीलियम बनाते हैं और इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है आपका रिलीज होता है। ये सेम रिएक्शन जो है आपके सन में होता है। वही अगर नाभिकीय विखंडन का बात करेंगे तो इसी पे जो है आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट में एनर्जी जो है प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, इससे रिलेटेड और हम लोग क्या देख सकते हैं जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। तो एक टर्म आता है मंदक। मंदक जो है यानी कि इंग्लिश में बात करेंगे मॉड्यूलेटर। तो ये न्यूट्रॉन की गति को कम करता है, न्यूट्रॉन की गति को जो है कम करता है। और इसके लिए किस पदार्थ को यूज किया जाता है, तो 2 चीज़ यूज किया जाता है, या तो ग्रेफाइट और आपका हेवी वाटर। आप बता सकते हैं कि हेवी वाटर का फार्मूला क्या होता है? क्या इसमें हाइड्रोजन का आइसोटोप यूज किया जाता है? अगर किया जाता है तो कौन सा किया जाता है? कमेंट करके आप बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कि इसका ऑक्सीकरण अंक सदैव 1 होता है, तो किसका ऑक्सीकरण सदैव 1 होता है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फ्लोरीन का। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 16 है कि CO2 के 1 मोल में होते हैं, तो CO2 के 1 मोल में क्या होता है? तो 6 × 10⁻23। अगर एग्जैक्ट बात करेंगे ये तो एग्जैक्ट हो जाएगा 6.022 × 10⁻23, यानी 1 मोल अगर किसी भी एलिमेंट का लेंगे, सब्सटेंस का लेंगे, कंपाउंड का लेंगे, तो उसमें इतने वो एटम मॉलिक्यूल्स, ठीक है, या कंपाउंड होंगे। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं एवोगाड्रो नंबर। ये आप ध्यान रखेंगे, ये केमिस्ट्री का है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि NaCl में यह बंध है, तो NaCl किस बंध से बनता है? तो इसका हो जाएगा आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, आयोनिक बॉन्ड में क्या होता है कि मेटल और नॉन मेटल, एक जो है केटायन होता है और एक जो है एनायन होता है, दोनों मिलते हैं तो ये आपका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है और इसको कहते हैं आयनिक बॉन्ड। इसमें इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफ़र जो है हो जाता है। जिस पे प्लस है यानी कि वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, जिस पे माइनस है इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो यह बात ध्यान रखेंगे कि जिस एलिमेंट के ऊपर माइनस का चार्ज लगा होता है इसका मतलब है कि उसने इलेक्ट्रॉन एक लिया हुआ है, यानी कि जो आदमी कर्ज लेता है तो वो निगेटिव में होता है। ठीक है,
ऐसे इसको आप याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि कितने प्रकार की क्वांटम संख्याएं होती है। तो क्वांटम संख्याएं आपकी हो जाती है, ये आपका 4 प्रकार का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि इनमें से कौन पुरातात्विक लकड़ी की आयु निर्धारण करने में प्रयोग किया जाता है। तो एज डिसाइड करने के लिए जो है फॉसिल का C14 यूज़ किया जाता है। ये आपका आइसोटोप्स है। ठीक है, आइसोटोप क्या होता है। तो आइसोटोप ऐसे एलिमेंट्स को कहते हैं कि जिसका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, वही अगर मास का बात करेंगे तो वो अलग अलग होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि डेल्टा P इंटू डेल्टा एक्स ग्रेटर देन या इक्वल टू H/4 के लिए क्या है। तो ये आपका सिद्धांत है हाइजेनबर्ग अनिश्चितता का सिद्धांत है। ये क्लास 12 में आपको पढ़ना होता है। तो बिहार में जो है क्लास 12 से भी जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 11 से भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट जो है आपका एक लाइन फार्मूला जो है पूछ लिया जाता है। ये हाइजेनबर्ग थियरी क्या कहता है। तो कहता है कण की स्थिति और संवेग को एक साथ सटीक रूप से मापने की सीमा को दर्शाता है, कि मतलब दोनों को आप एक साथ नहीं नाप सकते हैं सही। ठीक है, तो ये डायरेक्ट पूछा जा सकता है आपसे, इसका फार्मूला या सिद्धांत करना। वही अगर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21, तो कह रहे C6H12 के कितने अचक्रीय श्रृंखला समय भी संभव है। तो अचक्रीय का मतलब होता है, अगर इंग्लिश में बात करेंगे तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। और ये कहाँ आपको पढ़ना होता है, ये भी आपको 10th में भी पढ़ना है और 11th-12th में भी पढ़ना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 5। ठीक है, यानी ऑप्शन 3। ये 5 प्रकार के जो है आपके ये होंगे। क्वेश्चन 22 कह रहा है कि मानव के श्वसन प्रणाली के हिस्से होते हैं। तो श्वसन प्रणाली में कौन कौन से हिस्से शामिल होते हैं। तो नाक है और आपका ये फेफड़ा है। ठीक है, तो ये दोनों आपके शामिल होते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है कि वायरस के कारण कौन सी बीमारी होती है। तो वायरस के कारण कौन सी बीमारी होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि चेचक होता है। ठीक है, मलेरिया जो है आपका किससे होता है। तो मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम जो प्रोटोजोआ होता है उससे होता है। यानी कि डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि मलेरिया किससे होता है। तो प्रोटोजोआ से होता है, और वो कौन सा होता है। तो प्लाज्मोडियम। ठीक है, और ये मच्छर के काटने से होता है। एनोफिलिस जो मच्छर होती है, मादा मच्छर, उसके काटने से आपका होता है। क्षय रोग किससे होता है। तो ये आपका बैक्टीरिया से होता है। और अगर हम बात करें डायरिया, तो ये आंत की बीमारी है। और ये कैसे होता है। तो ये फूड पॉइजनिंग के कारण या गंदा खाना खाने के कारण होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि विटामिन सी का सबसे प्रचुर स्रोत क्या है। तो विटामिन सी का सबसे प्रचुर स्रोत जो है आपका आंवला है। इसका फार्मूला क्या होता है, केमिकल नेम। तो ये स्कॉर्बिक एसिड होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। इसके कमी से बीमारी कौन सा होता है। तो स्कर्वी होता है। ठीक है, और ये स्कर्वी कहाँ होता है। तो मसूड़ा में होता है। मसूड़ा से जो है आपके ब्लीडिंग होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि पारिस्थितिकी शास्त्र द्वारा क्या अध्ययन होता है। तो पारिस्थितिकी शास्त्र द्वारा क्या अध्ययन होता है। तो जीवित और निर्जीव चीज़ों के बीच संबंध, यानी कि बायोटिक, अंग्रेजी के लिए बात करेंगे तो बायोटिक प्लस ए बायोटिक, यानी कि लिविंग प्लस नॉन लिविंग के बीच का जो रिलेशन होता है, उसी का जो अध्ययन है उसको पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि मानव शरीर का सामान्य तापमान क्या होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 नहीं, 8 नहीं, 3 है, यानी कि 98.6 फ़ारेनहाइट। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि ये सेल्सियस नहीं, 98.6 फ़ारेनहाइट है।
कन्फ्यूज़न हो जाता है कि ये सेल्सियस है, सेल्सियस में कितना हो जाता है, तो सेल्सियस में आपका जो है 37 डिग्री होता है। तो आप दोनों याद रखेंगे कि सेल्सियस में कितना होता है और फ़ारेनहाइट में कितना होता है। क्वेश्चन नंबर 27 है कि प्राथमिक वनस्पति पोषक तत्व क्या है, तो प्राथमिक वनस्पति पोषक तत्व है आपका ऑप्शन सी, यानी कि फास्फोरस, पोटेशियम और नाइट्रोजन। इसको शॉर्ट में जो है PKN जो है कहा जाता है, फास्फोरस, पोटेशियम और नाइट्रोजन। आप कमेंट करके बता सकते हैं कि यूरिया में जो है कितना % जो है नाइट्रोजन मिलता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है कि सूरज के संपर्क में व्यक्ति का स्वास्थ्य बेहतर होता है, तो इसका बेहतर क्यों होता है, क्योंकि ऑप्शन डी, यानी कि पराबैंगनी किरणों त्वचा के तेल को विटामिन डी में परिवर्तित करती है। इससे रिलेटेड क्या क्या और फैक्ट्स हम लोग देख सकते हैं, तो देखते हैं कि हड्डी के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं ऑस्टियोलॉजी। ठीक है, ये डायरेक्ट जो है पूछा जा सकता है कि हड्डी के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो ऑस्टियोलॉजी। वही अगर बात करेंगे कि विटामिन डी का केमिकल नेम क्या है, तो ये है कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल। वही हड्डी में क्या क्या पाया जाता है, तो कैल्शियम और फास्फोरस। ठीक है, और विटामिन डी की कमी से बीमारी कौन सा होता है, तो ये होता है आपका रिकेट। रिकेट जो है आपका बीमारी होता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, इसमें क्या हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि परिस्थितिक विज्ञान इनमें से किससे संबंधित है, तो जो पिछला क्वेश्चन था उसी को फिर से पूछा गया है आगे वाले एग्जाम में, क्योंकि ये सारा क्वेश्चन जो है आपका प्रीवियस ईयर का है, तो फिर से देख लेते हैं। तो ये कह रहा है कि जीव और वातावरण के बीच संबंध। ठीक है, इससे रिलेटेड और हम लोग क्या देख सकते हैं कि इकोलॉजी जो है टर्म सबसे पहले किसने यूज़ किया था, तो इसको यूज़ किया था अर्नेस्ट हैकेल ने। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट पूछा जा सकता है इकोलॉजी टर्म का सबसे पहले यूज़ किसने किया था, तो अर्नेस्ट हैकेल ने किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 है कि फाइलेरिया इनमें से किससे फैलता है, तो फाइलेरिया किससे फैलता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि मच्छर से फैलता है। कौन सा मच्छर होता है, तो क्यूलेक्स मॉस्क्यूटो होता है, ये मादा मच्छर होती है, क्योंकि मादा मच्छर ही जो है बीमारी फैलाती है। ठीक है, और किस जो है जीवाणु से, कीड़ा से होता है, तो ये जो है आपका नेमाटोड जो है एक कृमि होता है, वर्म होता है, उसी से जो है आपका ये बीमारी फैलता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है पेयजल को शुद्ध करने के लिए फिटकरी का प्रयोग क्यों करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, बैक्टीरिया मारने के लिए। ठीक है, और ये प्रोसेस क्या होता है, तो इसको कहते हैं स्कंदन। इंग्लिश वाले के लिए अगर बात करेंगे तो कोगुलेशन प्लस सेडिमेंटेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वीडियो लंबा होते जा रहा है, लेकिन ज़रूरी है कि सारे क्वेश्चन को जो है डिटेल में डिस्कस किया जाए, ताकि जो है हम लोग केवल टिक मार जो है आजकल जो चल रहा है उससे थोड़ा सा बचें, एक साथ जो है 2-3 क्वेश्चन को है डिस्कस किया जा सके, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि ये जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ वो आ ही जाए, लेकिन इससे रिलेटेड फैक्ट्स जो है वो आ सकते हैं। तो हम लोग को इसके राइट लेफ्ट अप एंड डाउन जितने सारे फैक्ट्स हैं उसमें से हर क्वेश्चन में जो थोड़ा थोड़ा डिस्कस करते चलना होगा, ताकि जो है अच्छा एक समझ में है। क्वेश्चन नंबर 32 है कि कितने लाल रक्त कोशिकाओं को अस्थि मज्जा हर सेकंड उत्पादित करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 5 मिलियन। अस्थि मज्जा में जो है रेड ब्लड सेल का जो है निर्माण होता है। वही अगर रेड ब्लड सेल जो है मरते कहाँ है, या इनके ग्रेवयार्ड को क्या कहते हैं, तो स्प्लीन कहते हैं। ठीक है, हिंदी में प्लीहा कहते हैं। और अगर आपसे एक और चीज़ पूछा जा सकता है कि रेड ब्लड सेल का जो है लाइफ कितना होता है, तो लगभग 120 दिन का होता है। आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन कह रहा है कि इबोला क्या है, तो इबोला एक वायरस है। क्वेश्चन नंबर 34 की हरे रंग का पदार्थ जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण करता है वो निम्नलिखित में से कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्लोरोफिल। अब दिक्कत क्या होता है कि क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्ट में कंफ्यूजन होता है। तो क्लोरोप्लास्ट जो है आपका ये एक ऑर्गेनेल है, सेल के अंदर जो है पाया जाता है, और इसी के अंदर जो है आपका क्लोरोफिल पाया जाता है। यही क्लोरोफिल जो है आपके फोटोसिंथेसिस में मदद करता है। और इसके अंदर जो है एक एलिमेंट मिलता है जिसको कहते हैं मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्या होता है कि ये इसके अंदर आपका जो है क्लोरोफिल के अंदर होता है, जो प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा जो है एलिमेंट जो है आपका, या कौन सा मेटल जो है मिलता है। भाई अगर हम लोग ब्लड का बात करेंगे आरबीसी में, तो इसके अंदर जो है आयरन मिलता है। तो ये दोनों एक साथ जो है पूछा जा सकता है। आज ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो वीडियो कैसा लगा, देखिए वीडियो लंबा हो चाहे छोटा हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्वेश्चन आएगा तो एक्सप्लेनेशन के ही साथ मैं बताऊंगा, मैं टिक मार्क क्वेश्चन नहीं बता सकता हूँ, ठीक है। तो आप धीरे धीरे इस चीज़ों को अडॉप्ट करते रहिए, वीडियो को पूरा देखिए तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। और क्वेश्चन जो मैं ऑप्शन सारा डिस्कस करता हूँ तो आपका एक के साथ जो है 3-4 क्वेश्चन जो है डिस्कस हो जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद,